लोगों को हमेशा से मिस्टीरियस और अननोन के बारे में मालूमात हासिल करने का इंटरेस्ट रहा है। इन्हीं मिस्ट्रीज में से चंद मखलूकात ऐसी भी हैं जो कि फिक्शनल मानी जाती हैं आज के टाइम पे। लेकिन चंद मखलूकात ऐसी हैं जो कि लोगों ने विटनेस की हैं। जैसे कि बिग फुट, येटी, एल्मस, लिजर्ड मैन ऑफ स्केप स्वाम्प। ये कुछ इस तरह की लिस्ट पूरी मेरे पास मौजूद है जो कि आप इजीली गूगल कर सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसी मखलूक की बात कर रहे हैं। हमारे एशिया साइड पे अक्सर इस तरह की अजीब और गरीब क्रीचर्स के बारे में सुना गया है। ऐसे ही एक क्रीचर है जिसको वेंडिको के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। इसके बारे में जुनेद हसन है, उन्होंने हमसे बात करने को कहा था। वेंडिगो अगर आप सर्च करें, यूट्यूब करें, तो आपको बहुत सारे वाकयात सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनने हैं, पढ़ने हैं कि उनके साथ क्या हुआ जब उनका आमना सामना इस मखलूक से हुआ, तो reddit.com पे जरूर जाइए, सर्च कीजिए। वहां पे आपको एक से एक अजीब व गरीब कहानी, स्टोरी, वाकया सुनने को मिलेगा। मैं चंद वाकयात हैं इसके बारे में जो कि काफी मशहूर भी हैं। एक 2001 में एक साहब को, जो कि थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ रहते थे, उनको अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हुई अपने इर्द गिर्द के इलाके से। चूंकि वो शहर से बाहर रहते थे, जंगल के इलाके में, तो वहां पे इस तरह के अजीब व गरीब आवाज आया करती थी। लेकिन ये कुछ जो आवाज थी ये बिल्कुल निराली थी। YouTube पे वीडियो मौजूद है। वो साहब रात को उनको वो आवाज आना शुरू होती है और वो इस दफा एक कैमकॉर्डर, उस जमाने में बड़े मशहूर हुआ करते थे, कैमकॉर्डर लेके वो रात में निकलते हैं और अपने ही फार्म में वो आगे जाते जाते हैं, लाइट मारते रहते हैं, वो सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ही आगे पहुंचते हैं तो उनको थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट फील होती है कि कोई शायद है सामने। बड़ी मेहनत के बाद, ढूंढने के बाद, जब उस मखलूक पे लाइट मारते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं, खौफ से भाग जाते हैं। वो वीडियो जो है वो मौजूद है YouTube पे। वेंडिगो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो जरूर मिलेगी। इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त कैंपिंग करने एक जगह पे जाते हैं। वहां पे वो और ये रीसेंट वीडियो है, आज से 8-9 साल पुरानी होगी। दोस्त अहबाब आपस में बातें, तफरी, मजाक चल रहा है, मौसीकी वगैरह चल रही है, तो लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। तो वीडियोस में जब वो वापस घर आते हैं और वीडियो को देखते हैं तो उनको नजर आता है कि प्रॉपर एक उसी तरह की मखलूक जिसके बारे में मशहूर है कि वो
जिस्म उसका वाइट होता है, हुलिया उसका तकरीबन इंसान जैसा होता है। लेकिन शिकार वो छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े जानवरों का करता है। इसी हवाले से जो एक सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीन वीडियो है वो एक शख्स की है जो एक GoPro कैमरा लगा के अपनी साइकिल पे राइड ले रहा होता है और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि थोड़ी ही डिस्टेंस पे जब वो एक रेलिंग से गुजरता है तो उसकी साइकिल की टक्कर होती है एक अजीबोगरीब मखलूक से। चूंकि वो इनकाउंटर मुश्किल से 2-3-5 सेकंड का होता है तो उसको रियलाइज नहीं होता, उसको लगता है कि शायद कोई बंदर या कोई ऐसा जानवर जो है वो जंप करके आया और टक्कर हुई और वापस भाग गया। पलट के देखता है तो उसको कोई ऐसी क्रीचर नजर नहीं आती। लेकिन जब वो वीडियो घर पे जाके देखता है और पॉज करके देखता है प्रिसाइसली उस मोमेंट पे जब वो टक्कर हुई, तो वो क्रीचर भी बिल्कुल उस क्रीचर को हूबहू लग रही थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जिसको वेंडिगो के नाम से जाना जाता है, WENDIGO। इसी तरीके से मिस्टीरियस क्रीचर्स टिल डेट मौजूद हैं। आपने भी अपने दादा परदादा वालिदैन से सुना होगा, किसी दोस्त अहबाब से गांव देहात की कहानियां। शहर में भी अक्सर औकात कुछ अजीब और गरीब इसी तरह की। अभी रिसेंटली कराची में शेरशाह एक बहुत मशहूर हुआ था वाकया। हालांकि वो बाद में ये भी तस्दीक हो गई कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं इस शहर में। और इसी तरीके से लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पाकिस्तान का जो भी आप शहर ले लें, कोई ना कोई वहां की अर्बन लेजेंड्स या इस तरह की मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में लोगों को इल्म है। अननोन के बारे में मालूम करना इंसानी फितरत है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। मेरा आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है। माजरत कि हम पिछले 3 शोज नहीं कर पाए। आवाज से शायद आपको अंदाजा हो कि तबीयत बहुत नासाज थी। खैर, अब हम आ चुके हैं तो शो का आगाज करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम सुनना है तो जैसा कि आपने नाम सुना है, प्रोग्राम का नाम जो है द लेट नाइट हॉरर शो, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम किस चीज के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी मखलूक जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। साइंस इसको एनर्जी का नाम देती है,
मुख्तलिफ मज़ाहिब इसको जिन्नात के नाम से, हमारे मजहब में जिन्नात के नाम से मशहूर हैं। आज तक की जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, बी दैट इजिप्शियंस, बी दैट ग्रीक्स, बी दैट XYZ, सबके लिटरेचर में, सबकी हिस्ट्री में इस मखलूक का जिक्र है। फ्रॉम डार्क वर्ल्ड टू ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जिनको सीक्रेट रखा जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई सारे दरवाजे हैं जो कि गवर्नमेंट्स ने बंद कर दी हैं, और ये मैं असल दरवाजों की बात कर रहा हूं, ये ख्याली दरवाजे नहीं, फर्जी दरवाजे नहीं, यानी कि कोई ऐसे रूम, कोई ऐसे जगहें मौजूद हैं इस दुनिया में जिनको बंद रखा गया है, और यही सोचा जाता है कि जब तक वो बंद है दुनिया का भला है। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक है, काला जादू, जो क्या टिल डेट हमारे मुआशरे में, हमारी इस दुनिया में मौजूद है। जब तक आई बिलीव इंसान के अंदर ये एक सेंस रहेगी नफरत की, जेलसी की, आई थिंक उस वक्त तक ये ब्लैक मैजिक रहेगा। ना तो इंसान की खसलत बदलेगी, ना ही ब्लैक मैजिक, काला जादू, XYZ ये खत्म होगा। इसी का एक वाकया है। एक शहर के सबर्ब्स में 10-12 फैमिलीज रहा करती थी। चूंकि शहर बहुत कोई रौनक वाला नहीं था, तो उसका सबर्ब भी कोई इतना जबरदस्त नहीं था, लेकिन वहां पे जो लोग 10-8 फैमिलीज रहती थी, उन्होंने वहां पे अपनी खेती बाड़ी करना शुरू की, और देखते ही देखते 10-12 सालों में 1-2 फैमिलीज बहुत ज्यादा फार्मिंग में फ्लरिश कर गई। जब फ्लरिश किया, पैसा कमाया, तो इर्द गिर्द के जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको खरीदने की कोशिश की ताकि और बड़ी जमीन हो और मुनाफा हो। यहीं पे उस फैमिली का, जहां पे बहुत पैसा होता है, जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं, वहां दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तो इस फैमिली का, जो कि बहुत खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में पैसा कमा रही थी, जहां दोस्त थे, वहीं पे एक और कंपेटिटर फैमिली थी जिसका बदकिस्मती से काम अचानक से ठप हो गया। ऐसा बुरा वक्त आया, और वो कोई अचानक से नहीं, वो जो उस फैमिली के करता धरता साहब थे, उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, और उस मेजर एक्सीडेंट की वजह से वो बेड रिडन हो गए, जिसकी वजह से जो कंपनी का या जो भी उस जमीन का, खेती बाड़ी का देखभाल थी, वो खत्म हो गई, और वो वक्त के साथ साथ उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। अब एक फैमिली का राइज शुरू होता है, दूसरी फैमिली का डाउनफॉल। याद रखिए, दोनों कंपेटिटर्स हैं। तो जो राइज कर रहा है, उसने कोशिश की, उसने प्रेशर डाल के वो प्रॉपर्टी भी खरीदने की कोशिश की जिसका दूसरी फैमिली बचाने की कोशिश कर रही थी। खैर, इसी में लड़ाई झगड़े, मार कुटाइयां, फैमिलीज की राइवलरी शुरू हो गई। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि 1-on-1 मर्डर्स होना शुरू हो गए। जब बहुत ज्यादा ही एक फैमिली क्राइसिस में चली जाती है,
तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी चीज करने को तैयार हो जाती है। यही बेल फैमिली ने भी किया। यूएस की हिस्ट्री में पहली दफा डॉक्यूमेंटेड डेथ जो है वो सुपर नेचुरल करार दी गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कहा जाता है कि उस फैमिली को ऐसा फील होना शुरू हो गया कि उनके घर पे कोई पत्थर मारते हैं। बाहर जाके देखते कि शायद कोई और इलाके के लोग आ रहे हों, वो पत्थर मार रहे हों, गुजरने वाले पत्थर मार रहे हों, बच्चे शरारत कर रहे हों, या फिर कंपेटिटर वाली फैमिली वो शायद शरारत कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता था। फिर वहीं पे काम करने वालों के साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हुए। उनको अजीबोगरीब मखलूक नजर आना शुरू हो गई, जिसका किसी का जिस्म कुत्ते जैसा, शक्ल खरगोश जैसी। कुछ मजदूरों ने यह तक शिकायत की कि हमें कुछ ऐसी क्रीचर्स भी नजर आई हैं जो कि हमसे बातें करती थी। फिर थोड़े दिन के बाद ये वाकयात जो कि घर के बाहर हो रहे थे, घर के अंदर होना शुरू हो गए। रातों को भागने की आवाजें आना, ऐसी आवाजें आना जैसे कोई लकड़ी पे जोर जोर से मार रहा हो, लोगों की सरगोशी की आवाजें। अभी ये इन चीजों से गुजर ही रहे थे कि एक रात बेल फैमिली की जो बेटी एक कमरे में सो रही होगी, उसको लगा कि उसके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। अब चूंकि ये बात है उस जमाने की जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तो कैंडल के जरिए शायद ढूंढने की कोशिश की होगी। अब उठने की कोशिश की तो उससे अपना सर ना उठे। जब देखा तो पता चला कि बिस्तर से किसी ने उस लड़की के बाल बांधे हुए हैं और उस लड़की को उसी अंधेरे में जो मोमबत्ती की रोशनी है उसमें कोई थप्पड़ मार रहा है जोर जोर से, और कोई दिख नहीं रहा। शोर शराबा मचता है घर में, माँ बाप आते हैं, वो लड़की किसको देखते हैं कि उसके बाल बंधे हुए हैं, लेकिन जब वो माँ बाप सामने आते हैं तो कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता कि जो मार रहा हो। लेकिन शक्ल पे थप्पड़ के उंगलियों के निशानात, रेड चीक्स नजर साफ आ रहा है कि मार पड़ी है। उसके बाद एक के बाद एक करके वाकयात बढ़ना शुरू होते हैं। पता ये चलता है कि जो कंपेटिटर वाली फैमिली थी और जो उस फैमिली के करता धरता थे, उनकी सेकंड वाइफ वॉज इनटू विच क्राफ्ट। ये बात वहां के इलाके के लोगों को हमेशा से उस औरत को देख के थोड़ी सी तशवीश होती थी कि ये कुछ सस्पिशियस खातून है, क्योंकि चर्च जब जाया करते थे तो वहां पे अलग बिहेवियर होता था, लोगों से बात करने का एक अलग बिहेवियर होता था, नौकरों से बात करने का अलग तरीका था। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, उन खातून का जो बात करने का तरीका था वो बद से बदतर होता चला गया। द लेजेंड ऑफ द बेल विच के नाम से ये वाकया मशहूर है और ये यूएस हिस्ट्री का पहला रिकॉर्डेड डेथ है जो कि सुपर नेचुरल होने की वजह से बताया गया।
खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाकयात या कोई दुनिया की इंटरेस्टिंग या मिस्टीरियस या अननोन या वियर्ड वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी लगा के भेज दें अपना SMS 6278 पे। इसके अलावा अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद है। कोशिश करें कि आप अपनी ही आवाज में अपना वाकया डिटेल में बता के हमें ऑडियो नोट भी भेज सकते हैं और वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड अबव ऑल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बी दैट ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं मिनहाज अली अस्करी सर्च करके। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। हमने एक यूट्यूब पे एक नई चीज भी शुरू की, नया फॉर्मेट, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का टेप्स के नाम से, उसको भी सुनिए। खैर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0213452071 पे और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक ईमेल शामिल करना चाहेंगे जिसमें उन साहब ने अपना नाम लेने से हमें मना किया है। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, रिसेंटली अ स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड विद मी एंड माय सिस्टर वर टॉकिंग इन माय रूम एंड द डोर टू अनदर रूम वेयर द डिस्पेंसर वाज प्लेस्ड वाज ओपन. I saw through the door that my father came into another room to drink water from the dispenser and told my sister, वो देखो अब्बू पानी पीने जा रहे हैं. She said, अब्बू सो रहे होंगे इस वक्त. And after hearing this, I immediately went to that room to see my father, but found no one. Then I rushed to my father's bedroom, as I was so convinced that I saw him and found him sleeping. I am 100% sure that I saw my father, but when I went into the dispenser room, there was no one. The difference between telling my sister about father and actually going to that room to see him was hardly 5 to 10 seconds. It's not possible that my father could go in his room after drinking water from the dispenser room in this time interval. It has also happened earlier where my mother saw me coming out of the washroom while I was actually in my office. Alright, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब. ये जरूर बताइएगा कि आप किधर रहते हैं, ये किधर का वाक़या है, किधर आपकी रिहाइश है. और अगर आप वीडियो बना के भेजना चाहें, अगर आप चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. मैं अपने शो के YouTube के ऊपर जरूर डालूंगा ताकि लोगों को भी देखने को मिले.
ये कितना कॉमन है कि आप एक जगह बैठे हों, आराम से टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपको लगे कि अभी आपके रूम के बाहर आपकी वालदा, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कोई कजन गुजरा है, और आपने क्लियरली देखा है कि गुजरा है, और फिर आपको पता चला कि वो तो घर में मौजूद ही नहीं थे जब आपने देखा। या उससे और अजीब बात यह कि आप किसी एक ऐसे अननोन शख्स को देखें जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आपने जिंदगी में कभी ना देखा हो, और अचानक से आपके उस सेफ जोन में, जिसको आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं, अपना घर, बी दैट जॉब एरिया, बी दैट बिजनेस एरिया, आपका इनकाउंटर हो। जैसे कि मुझे अभी जब लास्ट शो में ईमेल्स आई, तो उसमें एक साहब ने अपनी मुझे ऑडियो नोट भेजी, जो कि हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, उसको जरूर सुनिएगा गौर से। वो एक ऐसा कॉमन फियर है जो कि आई एम श्योर सुनने वालों, जब मैं बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये डर तो लगता है। रात के 3 बज रहे, 4 बज रहे हों, आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं, यहां तक कि 5वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक आना हो पैदल अंधेरे में, तो चंद सेकंड के लिए आपको भी थोड़ा सा खौफ जरूर आएगा। यही चीज उन साहब के साथ हुई। आई थिंक 7वीं या 8वीं मंजिल पे उनके दोस्त का घर था। चूंकि ज्यादा देर हो गई रात को, तो लिफ्ट बंद हो गई, तो 8 मंजिल या 7 मंजिल उनको नीचे उतरना पड़ा। 5वीं मंजिल पे पहुंचे ही थे कि उन्होंने नोट किया कि जानमाज बिछी हुई है। ये कोई फजर से पहले का टाइम है, तहज्जुद का टाइम। जानमाज बिछी हुई है, और ऐसे बिछी हुई जैसे कोई नमाज पढ़ने वाला है, या यहाँ पे तरावी होने, या यहाँ पे जमात होने वाली। खैर, वो इग्नोर करके उस फ्लोर से नीचे आने लगे। क्योंकि बाकी किसी भी फ्लोर पे ऐसी चीज नजर नहीं आई, तो ये ऑकवर्ड तो था कि आप अचानक से आए, 4-5 मंजिलें नीचे उतर के जाएं, और एक फ्लोर पे आपको जानमाज बिछी हुई नजर आए, और फिर बाकी किसी फ्लोर पे ना हो। तो वियर्ड बात तो है। खैर, वो उस फ्लोर से नीचे उतरे। अब वो कहते हैं कि मैं नीचे उतरा तो मुझे फील हुआ है प्रॉपर तरीके से कि कोई मेरे साथ साथ उतरा है, और ऐसे उतरा है, ये मुझे रियलाइज कराई बात कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है कि मैं क्या रिएक्शन दूंगा। कहते हैं बाद में मुझे प्रॉपर बहुत सारे लोगों की उस जगह पे प्रेजेंस फील हुई है। कहते हैं उस दिन के बाद से आज तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं गया। अब हालांकि वो दोस्त शिफ्ट हो चुका है, दूसरी जगह चला गया है। जब वो शिफ्ट हो गया तो मैंने उससे ये जिक्र किया, तो उसने बताया कि हाँ, हमारी इस बिल्डिंग में ये वाकयात बहुत कॉमन है, और ये तो फिर भी तुम्हें नमाजी परहेजगार टाइप के मिले, वरना दूसरे लेवल के भी खतरनाक किस्म के भी जिन्नात हैं जिन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया। और ये बिल्डिंग जो है, ये बहादुराबाद पे किसी जगह पे है। अब कौन सी है ये मुझे भी नहीं मालूम। तो ये मैं अभी 3 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूं आपको कि लोगों के साथ अभी भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी आवाम है हमारी जो मुझसे जब मिलती है कहती है, यार आपके पास इतने सारे वाकयात होते हैं, कितने झूठ बोलते हैं आप। तो मेरे पास मतलब एक तरीके से वो जो उनकी बात है वो भी सही है कि बहुत सारे लोग शायद कहानियां बनाते हों, सोचते हों, अज्यूम करते हों, अजम्पशंस होती हों। आवाज रात को तो वैसे ही जब सन्नाटा होता है तो करोड़ों आवाजें आती हैं, दूर दराज की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होती है। हो सकता है आप, जैसे मैं अपने शो में हर वक्त जिन्नात की बातें करता हूं, तो शायद सबकॉन्शियस में भी मेरे हर वक्त ये चल रहा होता है कि जिन्नात, जो कि मैं सोच भी नहीं रहा होता, लेकिन
हल्की सी भी आवाज आए तो शायद मैं जरा चौंक जाऊं, शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट इन चीजों की, ये मेरा मानना है, मैं फोर्स नहीं कर रहा किसी पे कि इस मखलूक की एग्जिस्टेंस है। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, और भी तमाम इलाकों में है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक कजन है, उनसे मेरी बहस तो नहीं, लेकिन उसका मानना ये था कि यार आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सालों से कह रहे, वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये हम लिविंग इन 2019 और हम अभी भी तुम लोग ये बातें करते जिन्नात हैं। और उनके लिए तो जिन्नात है कि हाँ होंगे तो अच्छा सही है ना, आगे बढ़ो, जिंदगी में और भी मसले मसाइल जिन्नात। तो वो कहता है कि यार मेरा तो मानना नहीं है कि जिन्नात होते हैं। मैंने बोला कि यार मुझे तो लगता है होते हैं। फिर वो एक ग्रेट डिबेट जो हमेशा होती है वो ही सबकी होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं नहीं मानते हैं। अगर आप लोग हमें मैसेजेस करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। इसके अलावा अगर आप अपने फ्री SMS करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है ट्विटर, www.twitter.com/minhajaliaskari पे जाइए। वहां पे आप मुझे टैग कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, XYZ कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे सामने आ जाएगा सब। जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। नाजिश आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये लिसनिंग। रफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हसन सरफराज थैंक यू। एंड अदील अब्बास आपको भी मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो हमें लोग मैसेजेस करें उनके नाम भी शामिल करते हैं। हुजैफा, इस्तराब, जिशान इकबाल, सुजैन, इसाद, आसिफ, ओन साहब, शुजाद, सलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। KB बलोच कराची बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में अपना मैसेज भेजने का। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं गौर से। मैंने भाई क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है, तुम सुनाओ। बस बिल्कुल ठीक ठाक जी। बताइए क्या वाकया है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी वाकया मेरा दोस्त है, 10 सालों छन्नू में रहता है, अब्दुल सत्तार नाम है उसका। अब्दुल सत्तार नाम है, और किधर रहते हैं? ये 10 सालों मेमन गोड से आगे निकलोगे, नदी पार होगे, फिर लिंक रोड की तरफ रोड जाता है, के बीच में इसका बगीचा आता है। वहाँ उसका घर भी बगीचे के अंदर ही है ना। अच्छा। तो उसकी गाय भैंसे वगैरह कुछ है तो वो घर के बाहर बांधता है ना, बेदले में। सही। तो वहाँ पे हॉट सी ऐसी जगह है, मैं भी गया हूँ उसके बगीचे में, तो उंगलियों के दरख्त ये वो काफी है। तो इसकी आदत थी काफी दिनों से, ये बोलता कि मैं वहाँ पे चारपाई पे सोता हूँ ना, वहाँ पे तो खमीस उतार के तो ये धोती बांध के सोता है। तो बोलता ऐसे काफी दफा हुआ, ऐसे मेरे को ठंडी हवाएं लगी, कभी ऐसे झोंका हुआ, लेकिन मेरे को जो ना ऐसे कुछ चीज महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। एक दिन बोला सुबह को मैं उठा, जैसे उठा तो देखा तो मेरा जो धोती है पूरी की पूरी वो मेरे को देखा बोला खून से भरी हुई। सही। और उसकी जो उल्टे साइड पे एक पूरा चब्बा लगा हुआ था इंसान का, जैसे हाथ लगा हुआ ऐसे पूरा बिल्कुल ऐसे उंगलियां बैठी जैसे किसी को चाबक मार दे। वो आया तो दोपहर आया के दिखे, मेरे को बोला यार मेरे साथ ये वाकया रात हुआ है, लेकिन मुझे कोई चीज महसूस नहीं हुई, पता नहीं चला ये खून मेरे को आया कहाँ से, पूरे जिस्म पे मेरे खून पड़ा हुआ था। सही।
तो उस दिन के बाद मैंने कहा भाई वहाँ नहीं सोया करो, अभी मेहरबानी करो। तो उधर सोता है, नंगा हो जाता है, फिर वो जनात वगैरह, तो ऊपर इमली का बड़ा दरख्त भी है, उसके बिल्कुल करीब सोता था। मैंने कहा भाई ऐसे नंगा होके नहीं रात को सोया करो भाई, ये तेरे को कभी मार भी न दे से। अच्छा, तो हो सकता है किसी की शरारत हो, कोई ना इंसान की शरारत हो कि चाहता ना हो कि वो यार बेरहना हालत में सोते हैं, अजीब फैमिलीज रहती हैं, तो ये जिन्नात का ताल्लुक हो सकता है, किसी ने शरारत की हो छोटी सी। ये जिन्नात का इसकी नफ्स से बाकायदे इसके खून आया है। तो वो किसी ने हो सकता है मच्छर ने काट लिया हो या किसी नहीं इतना खून था जो पूरा उसकी टांगों पे जैसे इतने चक्के चक्के खून के धब्बे, समझे नहीं। और उसकी जो पीठ पे जैसे ना जैसे आदमी किसी को ऐसे चंबा मारे, हाँ, तो इसे बिल्कुल 5-6 उंगलियां ऐसे लगी थी। कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको। 15-20 दिन तक वो गई भी नहीं, अभी जाके आज से फिर भी काले निशान अभी भी उसको है। लेकिन ये बोलता है मैं सोया हुआ तो मुझे कोई महसूस ही नहीं हुआ, तो उठा के ये देखा। अच्छा जी हाँ, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके भाई, ओके, अल्लाह। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मेरा नाम उमैर है, मैं मेलबर्न से बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहे हैं? अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू सो मच। वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है अभी? यहाँ पे इस वक्त अभी सुबह के 7 बज रहे हैं तकरीबन। 7 बज रहे हैं, चले। अच्छा, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से आप कॉल कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में भी जिन पहुंच गए? जी मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे देखे। एक्चुअली 2015 में मैं यहाँ पे आया था, 2015 के मार्च में। सही। तो जिस घर में मैं आया था वो एक यूनिट टाइप था, उसके 2 बेडरूम थे, ऊपर नीचे लिविंग रूम था। तो उसमें ऑलरेडी वहाँ पे कुछ 4 लोग रह रहे थे। सही। तो जब मैं आया था वो तो फर्स्ट मेरी रेजिडेंसी थी वहाँ पे, तो कुछ महीनों के लिए आया था। तो वहाँ पे कुछ इस तरह से था, जो मैं नीचे सोता था लिविंग रूम में, तो अक्सर जो है ना दरवाजे खुल जाते थे, दरवाजे खुल के बंद हो जाता था, लैपटॉप ऑन हो जाता था, कैबिनेट्स खुद खुल के बंद हो जाते थे। तो ये सारी काफी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की। तो फिर जब अपने दोस्तों वगैरह से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। उसका नाम रखा हुआ था पीटर, उन्होंने मजाक में ऐसे ही कह रहे पीटर हो गए और ये और वो। तो इस तरह से मतलब एक्चुअली चलता था, बट इतना मुझे होता नहीं था। मुझे वहम था कि शायद ये हो सकता है कि सच हो सकता है ना हो सकता है, ऐसे ही मुझे वहम हो, ये लोग मजाक कर रहे हो। बट एक दिन ये सब लोग मतलब सिडनी गए हुए थे, मैं और मेरा एक कजन था, वो सो रहे थे नीचे। तो अचानक से उसने मुझे तकरीबन 2 बजे के टाइम, 2:30 बजे के टाइम उसने मुझे उठाया। बिल्कुल मुझे बस हाथ से उसने मुझे उठाया, और जैसे उसने मुझे उठाया तो मैंने देखा कि जहाँ वो सो रहा था, मतलब उसके पैरों के पास से बिल्कुल खराटों के इंसान जो खराटे लेता है उसकी आवाज आ रही थी। और वो बिल्कुल 2 दफा मुझे खराटों की आवाज आई है। अब वो मतलब मैं बिल्कुल अपने सेंसेस में था, और बिल्कुल मुझे यकीन है कि वो खराटों की आवाज बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पैरों के पास से आ रही थी। और 2 दफा आई, उसके बाद बिल्कुल मतलब खामोशी हो गई। वो मेरे कजन ने बोला मुझे काफी देर से आ रही, मैं तुझे उठा रहा था। तो इस तरह से काफी वाकयात हुए थे। तो यकीन तो खैर चीजों पे था, बट वो देख के बिल्कुल एक ये होता है कि कंफर्मेशन हो गई थी सब चीजों की। और ये कितनी पुरानी बात है? किया था मैंने। जी कितनी पुरानी बात है ये? 2015 की बात है।
मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 महीने रहा था। 3 महीने बाद मैं मूव हो गया था, बट मेरे दोस्त वहाँ पे तकरीबन 2 साल और रहे थे। तो उस अपार्टमेंट में और भी वाकयात हुए? जी, वहाँ पे मतलब तकरीबन हर किसी ने महसूस किया था। लड़के मुझे बताते थे कि हमें बेड मतलब सोफे पे बैठा हुआ फील होता है। वो बंदा मतलब पीटर उन्होंने नाम रखा हुआ था, ऐसे ही मजाक करते रहते थे उसके बारे में। तो बोलते थे पीटर बैठा हुआ है। और इस तरह से ऊपर से सीढ़ियां थी, वहाँ पे स्टेयर्स जो थी वो वुडन थी। आपको बताओगे यहाँ पे ज्यादातर वुडन हाउस है, तो उस पे जब चलते हैं तो उसकी आवाज आती है, बिल्कुल हाँ। आप सुन सकते हैं। तो जहाँ मैं सोता था बिल्कुल उसी के पास से स्टेयर्स थी, तो अक्सर मुझे आवाज आती थी। तो काफी सारी चीजें नोट की थी, बट वो बंदा खराटे ले रहा था, वो मैंने बिल्कुल नोट किया बिल्कुल करीब से, कि उस वक्त घर में और कोई मौजूद भी नहीं था, बस मैं और मेरा कजन था। उसी ने मुझे उठाया, तो वहाँ कोई और सो भी नहीं रहा। तो ये काफी मतलब वेट सा था। उसके बाद खैर अल्लाह का शुक्र है वो उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, बट ये कि उसने अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराता था। वो अक्सर कैबिनेट खुल जाते थे, लैपटॉप ऑन हो जाता था, दरवाजा जो काफी मतलब एक इतना इजिली नहीं ओपन होता, वो खुल के बंद हो जाता था रात में अक्सर। तो इस तरह के मैंने अभी आपका शो सुन रहा था, काफी अर्से से मैं सुन रहा हूँ आपका। तो अभी मैंने सुना था आपकी, आप बता रहे थे बहस हुई थी ऑस्ट्रेलिया में रह के आए। तो ऑस्ट्रेलिया में तो काफी सारी जगह है हॉटेल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक से मेरा कजन है। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी ऐसी जगह है। यहाँ पे एक मैंने देखा नहीं है, बट सुना है कि यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है, आई थिंक विक्टोरिया मार्केट, आई थिंक उसके बाहर कुछ स्टेचू है, वो भी मूव होते हैं हल्का सा। लोगों ने बोला कि मूव होता है। तो इस तरह की तो यहाँ पे काफी सारी जगह है। और जहाँ मैं यहाँ पे ये एक्चुअल वाकया हुआ था, कोबर्ग सबर्ब का नाम है, तो वहाँ पे उसके करीब ही एक जेल है जो कि बहुत पुरानी है। और उसमें सुना है मैंने कि वहाँ पे अर्ली 90s में जब काफी यहाँ पे मारधाड़ हुई थी, तो वहाँ पे लोगों को डाल दिया जाता था और फिर उनको बस बंद कर दिया जाता था, पूछते नहीं थे। वो ऐसे ही मतलब भूखे हाल में ऐसे ही इतना मर जाते थे। तो इस वजह से भी शायद, वैसे यहाँ पे मैं कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इतना तो है कि मैंने वो जो बंदा था वहाँ पे कोई तो है जो रहता है। ये जो लड़के हैं, इन्होंने जब इनके साथ हो रहा था सब कुछ, तो ये गए थे जो यहाँ पे पहले रहा था, वो कोई इंडियन फैमिली थी। उसने कहा था कि वहाँ पे है, बट आप लोग तो मुसलमान हो तो नमाज वगैरह पढ़ो और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं, अच्छा, तो ये मेरा सवाल ये है कि ये सारे आपके वो पाकिस्तानी बॉयज ही थे वहाँ पे रहने वाले जिनके साथ हो रहा था? जी पाकिस्तानी थे सारे। जी पाकिस्तानी थे। तो यही चीज अंग्रेजों के साथ हुई थी? नहीं था जी। यही अगर घर कोई अंग्रेज को दे देते एक्सपेरिमेंट के तौर पे, आई एम श्योर उस अपार्टमेंट में अभी कोई रह रहा होगा, है ना? जी बिल्कुल रह रहे हैं। तो आपने कोशिश की कभी उधर जाके देखने की कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, कभी कोशिश। लास्ट 2 साल पहले तक तो मेरे दोस्त ही रह रहे थे वहाँ पे, तो वो बताते थे वही सब कुछ होता था, वो नॉर्मल था। वो लोग काफी साल रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब कुछ नॉर्मल था। इतना कोई उनको मतलब ऐसा नहीं था जिसपे कि शक किया जाए या डाउट हो, या बड़ा ही कोई जानलेवा बात, हाँ, जानलेवा हो जाए। हाँ जी, ऐसा भी नहीं था कि डेंजरस हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। वहाँ पे जब स्टार्ट में मैं बिल्कुल गया था, जब तो मैंने ऑब्वियसली डर तो लगता था, बट मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब मैंने वो सब कुछ देखा था तो मुझे काफी डर लगा था। हम लोग 1-2 दिन तो, बट यह है कि आप मतलब नमाज वगैरह पढ़ें और ये सब मतलब धूल शेज वगैरह अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, तो आपके दिल से डर खुद ही निकल जाता है। इंसान हर चीज पे खुद ही काबू पा लेता है अगर थोड़ी सी हिम्मत करे तो आप जहाँ पे भी हो, अगर आप खुद थोड़ा ठीक रहें और अपने थोड़ी मतलब बात करें, तो कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से कॉल की, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा। अगर हो सके तो उस अपार्टमेंट की तस्वीर वगैरह अगर आप भेज सके तो प्लीज जरूर भेजिएगा। अपार्टमेंट नहीं है, लाइक वो यूनिट है, जो भी है, जो भी जगह है, जो भी है, अगर हो सके उसकी पिक्चर मैं आउटसाइड तो काफी गुजरता हूँ वहाँ से, मैं बिल्कुल भेज सकता हूँ। और अगर हो सके तो सुने, थोड़ा सा, हाँ, अब जाहिर सी बात है वो किसी की प्राइवेसी इंट्रूड करना होगी, लेकिन अगर हो सके पॉसिबिलिटी तो वहाँ के जो लोग अभी रहने वाले उनसे जाके पूछे जरूर।
चलो मैं कोशिश करेगा, अगर हो सके, अगर नहीं हो सके तो इट्स ओके। क्योंकि जो प्रीवियसली वहाँ पे रह रहे थे वो मैंने बताया आपको इंडियन फैमिली से, उनसे जाके मालूम किया था, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ है बट वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो आपसे जो पहले लोग रह रहे थे वो है ना? जी, वो उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 8 साल रहे हैं वहाँ पे। तो पिछले 10-12 साल में 2 ही लोग यानी वो इंडियन फैमिली और फिर जो मेरे दोस्त रहे थे यही लोग रहे। अब जो वहाँ पे नए लोग रह रहे हैं उनसे मालूम कर सकते हैं उनके पास। और ये मेलबर्न में हुआ था ये वाकया? जी, ये मेलबर्न पे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं एक ईमेल की तरफ। इस ईमेल में भी काइंडली डोंट टेक माय नेम। अच्छा, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम योर रेगुलर लिसनर। 2 years back I called you and told you about 2 houses in which we lived and they were haunted, upon which you accidentally said to me that I think that your in-laws don't want you to live with them. Honestly, I'm not blaming you, but this is true, and they accused me of doing black magic on them. God knows that I am innocent, and now I'm living with my mother. Please pray for me. अच्छा, इस ईमेल, अच्छा दैट्स वियर्ड। ईमेल कुछ ये है कि एक साहिब हैं जिन्होंने हमें, जो हमारे शो की रेगुलर लिसनर हैं, कहती हैं कि 2 साल पहले मैंने इस शो में कॉल की थी और बताया था कि हमारे 2 घर हैं जहां मैं रही हूं और वो हॉन्टेड है, जिसमें मैंने ऐसी एक्सीडेंटली बोल दिया कि शायद इनके इन-लॉज चाहते नहीं साथ रहना इनके, और वो बात दुरुस्त निकली। उनके ऊपर इन-लॉज ने काला जादू करने का इल्जाम लगाया और आई थिंक घर से बाहर निकाल दिया। अब ना वो साहिबा जो हैं वो अपनी वालदा के साथ रह रही हैं और वो लोगों से दुआ की अपील कर रही हैं। चलें जनाब, इस सर्टेन सिचुएशन में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको उस फैमिली को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपने बहुत कोशिश की कि घर अपना जोड़ने की, उनके पास वापस जाने की, सब कुछ नॉर्मल करने की, लेकिन एक हद होती है, अगर वो हद पार हो चुकी है तो फिर आपको, अगर इफ यू आर इनोसेंट, फिर आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ऊपर मौजूद हैं, उनको सारी सच्चाई पता है। यू डोंट नीड टू गिव जस्टिफिकेशंस टू कि नहीं मैं नहीं हूं। अगर आपके ऊपर किसी ने, अगर हमारे यहाँ आपकी सोसाइटी में मसला ये है कि जजमेंट्स पास हो जाती हैं। एक दफा जजमेंट पास हो गई, दैट्स इट, बस अब जो बोल दिया गया है वो ही है। वो बंदा ना तो सही हो सकता है ना ही वो बेहतर हो सकता है, बस अब वो उसी एक स्ट्रक्चर में रहेगा जिसमें आपने उसके बारे में सोच लिया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जज ना करें एक दूसरे को। बहुत सारी, जिसका ईमान कमजोर होता है ना, वो इन चीजों में ज्यादा जल्दी पड़ता है कि वो मेरा काम नहीं चल रहा तो मेरे पे काला जादू हुआ है, वो बंदिश हुई हुई है, मुझ पे नजर है। अगर आप ये इस चीजों में पड़ जाएंगे सोचने में, तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट कंस्पायर कर रही है। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें और आप आगे बढ़ते रहें चीजों को इग्नोर करते हुए, तो आई एम श्योर ये जिन्नात, काला जादू ये भी कहते होंगे कि यार ये कौन है भाई, ये तो हमें घास ही नहीं डाल रहा,
भाई दूसरी तरफ ही चले जाओ, ये तो हमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज बी ब्रेव, फेस द पंच, फेस द रियलिटी। आपने जिस हद तक करना था कर लिया होगा, आई एम श्योर, और आप उस हद तक और करना चाह रही होंगी, लेकिन अपने आप को गिरा के नहीं। चले जनाब, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें मुझे एक वाकया शेयर करना है। ये ईद उल अज़हा सेकंड डे का वाकया है। मेरा भाई बारबेक्यू करने अपने फ्रेंड्स के घर गया हुआ था। भाई को 12 बजे तक घर आना था, पर ऑलमोस्ट 1:30 हो चुके थे, लेकिन भाई घर नहीं आए थे। हमने कॉल की बट वो कॉल नहीं उठा रहा था। हमारे घर के बिल्कुल सामने शारे फैसल का रोड है और हमारे घर से रोड बिल्कुल क्लियर दिखता है। मेरी वालदा वेट कर रही थी, रोड की तरफ देख रही थी। जब देख रही थी तो उन्हें रोड पर एक ब्लैक मैक्सी पहनी हुई औरत दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा बट वो ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी और उसका फेस नहीं दिख रहा था। वो जब मेन रोड पर पहुंची तो उसके पास 1-2 बाइक आकर रुकना शुरू हुई, लेकिन वो एकदम से उसको देखकर भाग रहे थे। 1-2 तो ऐसे बाइक भगाकर गए जैसे वो उनके पीछे आ रही हो। इतनी देर में मेरा भाई घर आया और वालदा गेट खोलने गई और दोबारा जाकर देखा तो वो वहां से गायब हो गई थी। अल्लाह जानता है कि वो क्या मखलूक थी। अभी भी कभी कभी रात को रोड पर वो मखलूक दिखती है। अच्छा भाई, शारे फैसल पे इब्राहिम, आपने हमें ईमेल किए, कहाँ पे दिखती है? मैं अभी 1:05 हो चुके हैं, मैं शारे फैसल पे बैठ के शो कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, शो करने के फौरन बाद मैं इसी शारे फैसल से गुजरता हुआ जाऊंगा, पूरी शारे फैसल से। तो अगर प्रिसाइसली आप बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शारे फैसल रात के इस टाइम पे काफी शेडी भी हो जाती है। कुछ अनअखलाकी गैर अखलाकी हरकतें भी हो रही होती हैं। तो आपको नहीं मालूम कि जो मैक्सी पहनी मखलूक आपने देखी वो आई थिंक कोई और भी हो सकता है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, आई एम सनम खान फ्रॉम कराची। जी सनम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आज इत्तेफाक से बैलेंस कम है सेल फोन में, तो मैं जल्दी बताना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर आप जल्दी बताना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, और अगर लाइन ड्रॉप हो जाए तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें ईमेल भी कर सकती हैं। बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शारा फैसल के बारे में तो काफी सुना, और मैं उसमें भी हूँ कि ऐसा है कि नहीं। और गोरा कब्रिस्तान हमारे घर से करीब है ना, तो मुझे किसी ने बताया है कि गोरा कब्रिस्तान की तरफ एक औरत घूमती है जो काफी एजिड है और दिखने में क्रिश्चियन ही लगती है लुक वाइज। तो ये बात सच है या झूठ है? मेरा काफी दिल चाहता है कि रात को मैं छुप के उठ के देखने जाऊं, मगर पॉसिबल नहीं होता। और मेरे साथ जो पर्सनल वाकया था वो ये था कि हमारा घर बना था नया, काफी टाइम लग गया था बनने में। तो जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो सही तरह सामान शिफ्ट नहीं हुआ था, थोड़ा बना था घर। तो मैं सोकर उठी तो फजर से 4-5 मिनट पहले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे पास एक छोटा बच्चा जो 4 साल का होगा, ठीक है, वो बिल्कुल कोने से दीवार से जा रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा शायद मेरा वहम हो, और 2 से 3 मिनट तक मैं देखती रही उसे। और जब वो उसके दूसरे कमरे तक गया ना तो मैं उसके पीछे गई तो गायब, और अजानें होनी शुरू हो गई थी। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, और कभी कभी इस चीज को सोचती हूँ ना तो समझ नहीं आता वो क्या था। तो हमने कुरान खानी वगैरह करवाई घर में, तो अब तो वो चीज नहीं दिखी, मगर ये चीज मैंने बिल्कुल करीब से देखी थी, वो मुझे दिख रहा था और मैं उसे। अच्छा, और ये कौन से इलाके की बात कर रही हैं आप? किधर रहती हैं कराची में?
जी अभी तो मैं जैसे मैंने बताया ना गोरा कब्रिस्तान के करीब ही है हमारा घर, डिफेंस साइड पर है हम लोग। बेचारे की लाइन ड्रॉप हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सनम खान, आपका नाम था, थैंक यू, आपने कॉल की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि भाई कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान की तरफ कोई औरत नजर आती है, मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। इशारे फैसल एक ऐसी जगह है, ऐसी रोड है जिसपे हर कोई दिन में एक दफा तो जाता है। मेरा इत्तेफाक से इस रोड से कोई 10-12 दफा गुजर होता है, और मेट्रोपोल से टुवर्ड्स कारसाज तक तो मेरा एक अरसे तक रोजाना का ही सफर रहा है। और हर टाइम पे, अभी मैं आपके सामने 2 बजे शो खत्म करके 3-3:15 बजे इन्हीं गलियों से होता हुआ, इन्हीं सर्विसेज लेन से होता हुआ, इसी अंधेरे से होता हुआ, बलोच कॉलोनी से होता हुआ, पता नहीं कहाँ का जाऊंगा, तो देखता हुआ जाएंगे भाई कि शायद कोई ऐसी चीज नजर आ जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम मिसेस अली रजा फ्रॉम कराची। ये वाकया KBR सोसाइटी का है। वहां हमने एक घर रेंट पर लिया था, 2003 की बात है। KBR का पूरा एरिया कब्रिस्तान पर ही बना है। वेल, हमने जो घर रेंट पर लिया वो बज़ाहिर तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बट वहां रौनक बिल्कुल नहीं थी। खासकर किचन और वॉशरूम वाले साइड जो मेन एंट्रेंस में थी। बाकी भी जितनी लोग आते थे वो भी यही बोलते थे कि घर भारी है। एक दिन मेरी वालदा ने किसी का शैडो किचन से मूव होते हुए देखा तो वो काफी डर गईं। खैर, दुआएं पड़ी, वालिद साहब को बताया, वालिद ने भी कहा किसी का गुजर होगा, और हर जगह किसी न किसी का गुजर होता है, इसे डरना नहीं चाहिए। खैर, फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि लाइट नहीं थी और गैस लाइट काफी हाइट पर थी। फादर ऑफिस में थे, सो घर में सिर्फ वालदा और मैं ही थी। वालदा ने किचन की विंडो पर चढ़कर गैस लाइट ऑन की और नीचे उतर गईं। हम थोड़ा आगे ही बढ़े कि हम फ्लेम मूव होती हुई फील हुई। जब हमने गैस लाइट की तरफ देखा तो फ्लेम बाकायदा इस तरह भर रही थी जैसे कोई फूंक मार मार के गैस लाइट बुझा रहा हो। फिर वो गैस लाइट बुझ गई। वालदा ने अल्लाह का नाम लेके दोबारा जब गैस लाइट इसी तरह विंडो पर चढ़ के जलाई और नीचे उतरी, फिर दोबारा वही हुआ और उसी तरीके से गैस लाइट बुझ गई। ये देखकर वालदा मुझे गोद में उठाकर बाहर चली गई, जाकर खड़ी हो गई। फादर के वालिद साहब के आने के बाद जब हम अंदर आए, वालिद को सब बताया तो उन्होंने दुआएं पढ़कर रात को नियत कर ली कि जो भी है हमें बता दे मगर परेशान न करें। उनके ख्वाब में एक आदमी आए जो बिल्कुल वाइट ड्रेस में थे। वो किचन और वॉशरूम के दरमियान बैठे बोल रहे थे कि यहाँ मैं सोता हूँ, ये मेरी जगह है, यहाँ रोशनी मत किया करो। फिर पता लगा कि वो घर भी कब्रों के ऊपर ही बना हुआ था और वहां हमारा काफी लॉस भी हुआ। मतलब वालिद साहब की जॉब वगैरह, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो गए थे। वो किसी की कब्र थी, उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया। फिर कहीं जाकर सब नॉर्मल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मशाल जो भी आपका नाम है, थैंक यू सो मच, आपने अपनी ईमेल भेजी। खैर जनाब, उन तमाम लोगों को हम खैर बात कहते हैं जो हमें फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं। आप लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जल्दी। मोहसिन, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम हुसैन, थैंक यू। अदील आवान, बहुत बहुत शुक्रिया। सनम खान, अच्छा मैंने कॉल की, बैलेंस खत्म हो गया था, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। बीनेश, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया, थैंक यू सो मच। मोहसिन, थैंक यू। जाहिद, शेख जैन, आप सबका मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप लोग शो सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, www.youtube.com/minhajaliaskari।
वेलकम बैक वंस अगेन. अगर आप लोग अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपनी ईमेल हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. एक बहुत ही लंबी ईमेल है जो कि अंग्रेजी में है. माजरत के तौर मैं माजरत चाहूंगा उन लोगों से जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, लेकिन ये ईमेल पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रही है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसका एक उर्दू तर्जुमा भी कर दूंगा. ईमेल कुछ इस तरह है. हेलो मिनहाज, माय नेम इज एहसन and I came across your show on YouTube recently as I was searching for some authentic encounters, stories with the unseen. A little bit about me. I was born in Karachi, Pakistan, but came to the US, Chicago, when I was a baby. I have lots of families in Pakistan from both my father's and mother's side, whom I am close to, so I visit often. I have been married now for almost 10 years and have 2 kids. On to the story, not the typical jinn story, but I remember this like it was yesterday. Even after 23 years, I can still remember that man's face. I was 12 years old and my parents had decided that we were all going on vacation. First, we would visit Istanbul, TK, and then on to do Umrah and then to Karachi to finish off the trip. This happened to me during Umrah in Makkah, inside and around the Haram. We had picked one of the hottest time period to go for Umrah, so during Zohar to Asr, there weren't many people on the Tawaf. Anyways, it was my first time doing Umrah and it was definitely an different experience for an American boy, as the culture there was obviously very different. So, after the first day of getting there, we performed our Umrah and it went really well. Then on the night of the second day, we were doing our Tawaf as usual between Maghrib and Isha with tons of other people, so my father was holding my hand so I don't get lost in the crowd. I started to get a strange feeling, not a touch, but a feeling that someone is staring at me. So I turned my head to look back, and at short distance behind I see a man, looked Arab, tall, dressed in a pure white thobe, white headdress, long beard, hazel eyes, a very white complexion, and he was looking directly at me with the biggest smile. Now about this smile, it wasn't creepy but very soothing, that feeling that you get from a loved one that everything is fine. There was something about him, but in a good way. But me being a 12-year-old kid coming from the US thought it was really weird. So as I turned back and told my father about this man, he scolded me and told me to pay attention to my tawaf and prayers and not other people. That tawaf continued like that. I would see him either on my side or behind me, always at a short distance, always looking at me with a smile. As they would say, Noor wala chehra, a glowing face he had. The third day I saw him during Tahajjud. Less people, but he was there behind me doing tawaf. This time he had come closer to the right side of my back, and now I felt like someone is trying to grab my hand. As I turned back, I saw the man, all in white again, reaching for my hand, smiling at me. Now, that's weird, so I quickly pulled my hand away and looked at him somewhat with a disgusted look and turned to my father to tell him. As my father and I looked back, he disappeared. I looked right, left, front, back, and he was nowhere to be found.
Within the span of 5 seconds, this man vanished. There were not that many people on the who were doing tawaf, especially during tahajjud, so you are easily able to spot someone, but this man completely vanished. We were doing Umrah for 14 days, 6 days in Makkah and 5 days in Medina, then last 3 days back in Makkah. Those 6 days in Makkah continued like that. I would be the only one who actually saw the man. On our 5th night, I had a chance to sneak up to Multazim. Lots of pushing and shoving, but I managed to get in there, and my father had told me to ask for whatever you want. I see everyone is emotional. I saw everyone was emotional, and honestly I started to get that way as well. It starts getting pretty rough when men start shoving, and I can feel people starting to pressurize me on all the angles, and remember, I was just a child. Then all of a sudden, it's less and less people trying to mangle me. And as things calm down a bit, I look around and there are still lots of people around me. How did everything calmed down? I got that feeling again, that someone is behind me, looking at me. Not only do I get that feeling, but I also feel a hand on top of mine. As I manage to look back, and I see the man looking down at me, smiling, and his hand is on top of mine. I freaked out, ran, pushed out of that crowd. Now let me tell you this, if you ever have gone to the Multazim, with the amount of men there, you are bound to get sweaty, and you drench your clothes too, and you also smell sweat. This man in white, no sweat on his face, pushed and shoved. This man had basically shielded me from all of that pushing and shoving. He stood as a solid rock. Our routine was there after Zohar. I met my mom and younger sister outside King Fahad Gate, and we used to grab lunch, and then we used to rest. On the last day, we did exactly like this. So after Salah, my father and I head out to the usual meeting spot, and if you ever have been outside in the Haram during the heat, everyone is in a hurry to get somewhere, and the traffic of people clears up pretty quickly. So we have been waiting for about 10 minutes at this point, and it is a very hot day outside, and we carried umbrellas to block the heat. I started to get that feeling again, that someone is watching me. I turn around and I see the man at a distance, this time roughly 20 feet away, smiling and staring at me. This time there was no one around him. He was clearly visible. The sun is shining on him, but he is not squinting as many normal person wouldn't be able to resist the sun. He is standing in his white thobe and headgear looking directly in my direction. I was determined this time to show and prove to my father that this is the man who keeps trying to grab my hand. This is the man that vanishes out of nowhere. So without letting the man out of my sight, I pulled my father to look, and as he is turning around, there is someone who is about to walk in our line of sight between me and the man, smiling and staring at me. Passes right in between my vision of the man, and as my father looks up, he is gone. Like out of thin air. He wasn't walking or moving. I ran over to look left, right. I was baffled again. I ran a short distance here and there. I did not see him anywhere. I was left scared, confused, intrigued. We left for Medina that night, only to return to Makkah 5 days after. And I was waiting anxiously for that time to come. I did so many tawafs that I lost count, just so I can get a glimpse of that man again. I never did. Anyways, the only person that knew about this was my father at this point. I never mentioned anything to my mom. So we get to Karachi, and my uncle
has a huge party for us in honor of performing Umrah. Among the people at the party is my Mamu's brother-in-law. He is an older gentleman, very wealthy, a prestigious family in Karachi. I won't mention who. Anyways, it is said that he has a jinn in his capture. I found out about this after. So as my Mamu is introducing me around, I come to this man. He congratulates me, shakes my hand, and keeps shaking. He is not letting me go. I am trying to get my hand loose from his grip, but he is holding on to it with a firm, tight grip. We continued small talk and he says to me, I have a story to tell you. I looked at my Mamu and he smiles and gives me the signal to go. He started telling me about how I was seeing a man everywhere dressed in white, noor wala chehra, ek taraf se dikha aur dusri taraf gayab. He told me every single little detail of my encounters with this man. I was shocked. He just met the man. My father couldn't have told him and no one else knew about this. How could he know? Anyways, he goes on telling me, asking me, why were you afraid of holding the man's hand? I told him it's weird. He then says something that till this day I won't forget. हाथ मिला लेता उस शख्स से. वो आदमी अल्लाह की तरफ से भेजा फरिश्ता था. तुम उसके हाथ मिला लेते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती. I was then confused, scared. I asked him more, why would Allah send an angel for me? He said that he did not know why, and all he knew was that he did send an angel, and that was that. Later he went on and spoke to my younger sister, who at the time was in 3rd grade, told her she is very smart, mashallah, but weak in maths, and told her that she has a C grade in maths, which was absolutely true. Again, we were all in shock on how he would know that. I asked him many times, how did he know all this? And all he would say is, I just do, and smile. Later I was told that he has a jinn in his capture and he knows a lot of things about people randomly. Maybe he gets help from that jinn, Allah knows. Alhamdulillah, I have performed many umrahs after that, and remembering what I was told by my Mamu's brother-in-law, I always seek to look for that smiling man. But he never appears. Well, who knows if that man was truly an angel, jinn, or just a simple human being? Allah knows better. But all I want to do is meet that man and ask him who is he and why he chose me. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी एक बहुत ही लंबी ईमेल का, लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग थी. जो लुबे लुबाब था इस कहानी का वो ये था कि वो उम्रे पे गए और उम्रे पे उनके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जो कि कॉमन नहीं है. इनको एक शख्स नजर आता था जो कि सिर्फ इनको नजर आता था और वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराहट पास करता था. और इनके क्योंकि उम्रे के टाइम पे भी बहुत धक्कमपेल हो जाती है, जज्बाती हो जाते हैं. मुसलमान तो वैसे ही जज्बाती हैं. तो ये उम्रे हज में बहुत कॉमन है कि लोग पुश एक दूसरे को करते हैं. इतने जज्बाती जाते हैं कि वो लोगों को ये भी नहीं देख रहे होते कि मर जाएगा, सांस नहीं आ रही होगी क्या, लेकिन वो अपने जो भी रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने में जज्बाती हो जाते हैं. तो कह रहे हैं उस सारी चीजों में उस शख्स ने, उस मखलूक ने मेरी मदद की. ये बात तो हम सारे मुसलमान मानते हैं, ये जानते हैं कि खाने काबा और मदीना में अक्सर लोगों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आए हैं. अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब तवाफ के टाइम पे दो इंसानों के बीच में गैप उनको नजर आता है तो वो कहते हैं, फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि इस गैप को खत्म करो, भले तुम्हें ऊपर वाले तवाफ से नीचे वाले तवाफ में आना पड़े. कहा यह भी जाता है कि खाने काबा की तरफ जो तवाफ हो रहा है उसके बिल्कुल ऊपर 7 आसमानों में भी तवाफ हो रहा होता है. एक ऐसी मिस्टिकल दुनिया है मक्का और मदीना, इतनी मिस्टिकल है
कि अगर हम दुनिया को कहानियां बताने पे आए तो हमारे पास ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि या तो लोग मानेंगे नहीं, और अगर मानेंगे तो फिर शायद ईमान भी लें। वेल, 1:30 हो चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमारे शो में शामिल होने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले अपना SMS आप भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आए और आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0213-452-0791। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 0213-452-0791 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ कराची से। मिनाज कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अदनान, क्या करते हैं आप? जी मैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेरा बिजनेस भी है और जॉब भी है, दोनों है। वाह भाई, जबरदस्त जगह पे आप। जिन्नात विन्नात छोड़े, प्रॉफिट कमा के देते हैं, जरा डॉलर कमा के देते हैं हमें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, 2 से 3 सालों में बहुत बेहतरी आ जाएगी। चलें अब ये इकोनॉमी का जिन जो है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं जिस मखलूक की, उसके बारे में आपके पास क्या कुछ है बताने को? देखिए वाकयात तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे अपने साथ तो कोई वाकया नहीं है। निकाह मेरे भाई के साथ एक वाकया हुआ था, छोटा सा वाकया हुआ था। वाकया हुआ था हमारे पुराने घर ओल्ड एरिया में। खारादर का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल। खारादर का इलाका आपने सुना होगा, टावर के करीब खारादर का इलाका है। मेमन कम्युनिटी वहाँ रहती है, वहीं पर हमारा घर था करीब। आगा खान स्कूल भी वहीं पर ही है। सही। तो मेरा भाई तकरीबन उम्र रही होगी 10 साल, छोटा सा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा भाई रात को जो है वो कंपाउंड में सो गया, जो टीवी लॉन्च होता है ना, वहां पे सो गया। आधी रात को एकदम उठ के वो घबरा के वापस आया, सबको उठा दिया। बोला क्या हो? बोला मेरी आंख खुली थी, मैंने देखा कि एक जो है वो बाबा खड़े हुए, सफेद दाढ़ी है उनकी, और मेरी तरफ खड़े मुझे देखे। तो वो काफी घबरा गया। बच्चा था, 10-11 साल का था। तो अच्छा, उस वक्त मैं खुद भी छोटा था, मैं उससे 1 साल बड़ा था। मैं तो चुप करके आंखें मूंद कर सो गया। सुबह उठा तो अम्मी ने ये बात मुझे बताई। तो मैंने अब्बू से डिस्कस किया, तो अब्बू ने कहा बच्चा है, डर जाएगा। अब्बू ने मुझे बोला बेटा कुछ नहीं हुआ, ऐसा ख्वाब तो देखा होगा, ऐसे ही है वो। फिर ये बात मैंने अपने पड़ोसी से डिस्कस की, तो उसने बोला अदनान ये कोई नई बात नहीं है, इस इलाके में बहुत जगहों पे ये बाबा देखे गए। अच्छा। हाँ, फिर मैंने अपने मदरसे के जो उस्ताद हैं जो कुरान पढ़ाते हैं उनसे बात की। तो उन्होंने कहा देखो बात ये होती है कि ये जो है वो जिन्नात के अच्छे जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे हम इंसानों में बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें भी होता है। सही। तो वो जिन प्यारे लगते हैं, मासूम लगते हैं, तो उनके सामने भी आ जाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि प्यार होता है उनका। उन्होंने बहुत पॉजिटिवली मुझे समझाई थी बात। तो बोला इसको इतना वो नहीं लो, टेंशन नहीं लो, नॉर्मल लो। तो वाकई में उस घर में हम लोग रहते थे, उस घर में हमें बड़ी अल्लाह ताला ने तरक्की भी दी। और फिर कभी हम लोगों ने फिर दोबारा कभी हुआ नहीं ऐसा। उसके बाद भी हम 10 साल रहे वहाँ पर। तो 2001 में हम वहाँ से जो है वो वहाँ से बाई कर गए। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर गार्डन की तरफ आ गए रहने के लिए। तो हम कभी कभी जाते भी हैं उस इलाके में, सारे पुराने हैं, नेबर्स हैं, दोस्त वगैरह हैं, बचपन गुजरा है। तो अब ये वाकया सुनने को नहीं मिलते। पुरानी बातें हैं, बहुत ज्यादा पुरानी बातें। तो एक बहुत पुराना सा वाकया था
तो मैंने कहा जरूर शेयर करूंगा। लेकिन ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैंने अपने इसी घर में, जिस घर में हम रहते हैं, रिसेंटली एक वाकया हुआ था। मेरे भाई ACCA कर रहा था, उन दिनों में पेपर था उनका, तो उन्होंने घर के अंदर ही ख्वाब देखा था बेसिकली वो, लेकिन वो ये समझा था हकीकत में। लेकिन जब हम लोगों ने गौर किया, वो ख्वाब था। डिप्रेशन में इंसान है ना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, वो पेपर दे के आया हुआ था, स्ट्रेस था। लेकिन ये चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ये सुना चुका हूँ, तो मैंने कहा दोबारा रिपीट नहीं करता आपको। तो ये चीजें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, नॉर्मल है। और एक बार आपको बात बताऊं, मेरे जो बुजुर्ग थे, कुरान पढ़ाने वाले टीचर थे, अब तो उस दुनिया में भी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, कोई भी अल्लाह का जो जिक्र होता है, कलमा होता है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह कर लें, या अव्वलो पढ़ लें, या ज़ाहिरो पढ़ लें, और कुरान में ना अल्लाह के नामों के पेयर भी बने हुए हैं, हुवल गफूरुल वदूद, हुवर रहमान रहीम, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवर रहमान रहीम, और समीउल बसीर। तो बोला इन पेयर्स को अगर हम रोजाना फिक्स करके, यानी जैसे 1000 दफा किसी मखसूस टाइम पे बैठ के पढ़े ना, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं जिनके अंदर खास ताकत होती है। फरिश्तों की भी किस्में होती हैं। तो बोला ये एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खास तौर पर आपके साथ 24 घंटा रहना शुरू कर देंगे, आपकी मदद करेंगे, और आपके मुश्किल वक्त में आपके सामने भी आएंगे। तो ये जो भी इसको प्रॉपर में ये बात इसलिए यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग, हम सब अपनी जिंदगियों में एक अल्लाह के किसी जिक्र को बांध लें, ताकि वो चीज जो है ना एग्जिस्ट, मतलब हमारे साथ एक्टिवेट हो जाए वो चीज। मतलब जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करते हैं, एप्लीकेशन एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमें काम दे रही होती है। तो इसी तरह हम वो किसी वजीफे को, पाक चीज को एक्टिवेट कर लेना, तो वो कभी न किसी सूरत में, जैसे आपने अभी एक मेल पढ़ी ना, आपने पढ़ी ना अभी एक मेल इंग्लिश में, बहुत लंबी मेल जी, तो उन्होंने मदद की उनकी, तो आई एम श्योर उनके साथ दुआएं होंगी उनके साथ, और बहरहाल वो तो एक मुकद्दस जगह। लेकिन अगर हम कोई एक चीज को जो है ना, जिक्र को एक्टिवेट कर लें अपनी जिंदगी में, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजाना 500 दफा वक्त निकाल के पढ़ें किसी एक टाइम पे, चाहे आपको बुखार हो, चाहे आपको सर्दी हो, चाहे आप नॉर्मल हो, खुश हो, पढ़ते रहे। आप जिंदगी में ना कभी भी किसी मुश्किल में फंसे हुए ना, कोई इनकी अल्लाह का फरिश्ता है, इंसान के रूप में भी आपकी अपनी मदद करके जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो ये चीजें हैं, मैंने बहुत स्टडी किया है इनको। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिस्ट्री में मैंने MA किया है, मैं तो जॉब करता हूँ, लेकिन बड़ा बिलीव है मेरा इन चीजों में। ये चीजें होती हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं, बिल्कुल होती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं लास्ट बात कहना चाहता था, आपके यहाँ पर एक कॉलर आई थी, आज से तकरीबन साल भर पहले की बात है, मेरे सारे टाइम नहीं मिल पाता। उनका नाम था महा, ठीक है ना, तो उनके पैरों में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा मैं एक दुआ उनको दूंगा, तो जरूर पढ़ें, तो इंशाल्लाह उनके पैर ठीक हो जाएंगे। बता दीजिए। हाँ, तो दुआ ये है जी कि मंजिल शरीफ आती है कुरान शरीफ की, मुख्तलिफ आयात की मंजिल, जिसमें सूरह फातिहा, 4 कुल और सूरह मोमिनून की चंद आयात होती हैं। तो रोजाना दिन में एक दफा असर और मगरिब के दरमियान वो इसको पढ़ के पानी पे दम करके पिए। ये ख्वाब में जो है ना, इसकी बशारत मेरी कजन को भी हुई थी, उसके आंखों का मसला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, और भी सब कोई भी कर सकता है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद?
शकूर बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से भाई। शकूर जी बताइएगा, गुलशन के कौन से इलाके से? गुलशन इकबाल 13B से। 13D, अच्छा चलें 13D से बात करें। 13B से 13D एक ही बराबर ये। हाँ सही है, चले जी बताइए। मैं आपका शो अभी सुना है, टॉपिक नहीं सुना। अभी जो भाई ने कॉल की थी ना, तब मैंने भी कॉल कर ली। अच्छा, तो आपने ऐसी रैंडम कॉल कर ली बस? जी। तो हम तो आज अमेरिका की उस पॉलिसी पे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो तबाह हो गई उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप बात करना चाहेंगे उस पे? वैसे होती तो है, मैं ये तो इधर अपने पाकिस्तान में भी होती है। क्या होती है? पाकिस्तान में जब ये 2-3 याद है, बहुत पुरानी बात है। मेरा जो बड़े ने, हमारे जो मामे चाचे पहले गांव में हूँ, मैं जिला रंगियार खान का हूँ, तो रात को जा रहे थे कब्रगोस्तान की तरफ। अच्छा। तो वहाँ से आ रहे थे मेरे ख्याल में, हाँ रात को ना वापसी आ रहे थे। वहाँ पे रात को पानी लगाते ना खेतों को, तो 2 बंदे थे वो आ रहे थे। तो वहाँ पे घर के करीब थोड़ा सा दूर था, तो वहाँ पे एक दुम्बा नजर आया उन लोगों को। तो उन लोगों ने शायद बोला ये रात को क्या पता छूट गया हो तो इधर आ गया हो, कब्रगोस्तान के करीब ही था। तो उन लोगों ने ना जैसे देखा पकड़ा, तो वो पकड़ा ही नहीं दे रहा था। तो पकड़ तो लिया, जब पकड़ लिया ना तो उसने ना, एक मेरे मामा ने उसे कंधे पे रख लिया। जैसे कंधे पे रख लिया तो कोई कम से कम 22 कदम क्या इतना दूर चले गए, जब तक ना उन लोगों को पता नहीं। उसने बोला ये भारी क्यों हो रहा है, जब तो भारी हो रहा था, उसने बोला इतना भारी क्यों हो रहा है, ये तो हल्का है। जब उसने एक बंदे ने पीछे देखा ना मुड़ के, तो वो उसका पीछे वाला जो धड़ था वहीं पे था, उसके हाथ में सिर्फ गर्दन थी। तो उसने एकदम वहां से जैसे छोड़ा, तो उसने बोला तुम 2 कदम और आगे चलते तो मैं तुम्हारी गर्दन मोड़ देता। उसने बोला तुम्हारा पीर कामिल है, हमारे यहाँ पीर जो है ना उसका नाम है खालिद सिंह, तो हम लोग उसके मुरीद हैं। जब उसका नाम लेते हैं तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो वहां से वापसी आ गए थे, फिर वो वापसी चला गया था। तो ये बोला किसने? बकरे ने बोला? नहीं था, तो शैतान जब कुछ भी था कब्रगोस्तान में, वो बकरे के दुम्बे की शक्ल में बन के आया था वो। नहीं तो ये दुम्बे की शक्ल में उसने बोला कि अगर तुम थोड़ा और भी चलते आगे तो मैं तुम्हारी गर्दन मोड़ देता। हाँ। तो उसने बताया नहीं कि भाई ऐसी क्यों उसको अचानक से ये करने का दिल चाह के, एक नॉर्मल लोग चलते हुए जा रहे हैं तो उसने शैतानी क्यों करना चाहिए, क्यों मारना चाहा उनको, क्यों गला दबाना चाहा? अब ये तो मैंने नहीं पूछा, वैसे मेरे घर वाले बोलते हैं, अम्मा ने बताया था। मेरी नानी का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। वही हमें छोटे थे ना, तो वो बातें बताते थे जो बड़ों की, तो ऐसे ऐसे। तो आपको यकीन नहीं हुआ? कुछ नहीं याद। एक बात बताए मुझे, आपको क्या लगता है हुआ होगा ऐसा या सिर्फ एक ऐसे ही है? जी होता है, हकीकत में ये। आपने तो देखा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता हकीकत? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे पता है ऐसी बातें, ये चीजें होती हैं। जब एक इंसान चलता है ना, तो पीछे से इंसान जब पता लगता है, तो फिर पीछे से भी आवाज आ रही होती है चप्पल की। जैसे खुद चलो ना, तो वैसे पीछे आवाज आती रहती है। लेकिन अगर आप चले नहीं तो फिर आवाज नहीं आएगी। एक दूसरी बात बताऊं, मेरी नानी का जो अब्बा है ना, वो मदीने पैदल जाते थे। 10-15 अफराद जो थे मदीने पाक पैदल जाते थे, 9 महीने का सफर करते थे वो। सही। तो वो जब गए वहाँ पे रास्ते में, तो रात आई, तो एक जैसे बस्ती आती, इलाका आता है, वहाँ पे इंसान रहते थे, वो बंदे खाते थे। उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था। वो रात को रुके वहाँ पे, दुआ थी, वहाँ रुके। जब उन लोगों ने खाना लेके आया तो देखा लाइट तो उस टाइम थी नहीं, बत्तियां होती थी, तेल की ईवा जलता था। तो जब उसने देखा तो सालन में बंदे की उंगलियां थी। तो बड़े थे, उन लोगों को समझ आ गई, उन लोगों ने नहीं खाया, उन लोगों ने नीचे चारपाई के फेंक दिया था। तो फिर वो वहां से निकल गए थे, चले गए थे। ये बात हकीकत होती है। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो खत्म हो गए, इतने काफी खत्म हो गए। अब जो होते हैं बस किसी को तवीज भी करते हैं लोग, एक इंसान किसी को तवीज करते हैं, वो तवीज भी उल्टा पड़ जाता है, इंसान के ऊपर भी हो जाता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें, ये तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉलर थे। उन्होंने बताया कि उनकी नानी के वालिद जो थे वो मदीना
पैदल जाया करते थे। तो जब पैदल जाते होंगे, आई एम श्योर ये कम से कम 100 साल पुरानी बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इससे भी ज्यादा। सोचे आप अभी दोबारा से दुनिया में जो है ये जहाज, गाड़ियां, ये मोटरसाइकिलें ये बंद हो जाएं और आपको जो है हुक्म हो जाए कि भाई अब अपने सफर ही पैदल करना है। तो ऐसी कितनी सारी जगहें हैं जो आप आज के दिन भी गाड़ी की होने की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें, हाईवे की तरफ निकलें, आपको इतनी आबादियां नजर आएंगी, इतने गांव नजर आएंगे। 90% लोग उन गांवों को, उन आबादियों को इग्नोर करते हुए तेजी से अपनी गाड़ी में फटाफट अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए स्पीड तेज करके चल पड़ते हैं। लेकिन असल कहानी तो उन्हीं जगहों पर होती है। मिस्ट्रीज, अननोन क्रीचर्स, ये आपको शहर में कम, गांव देहात में ज्यादा सुनने को मिलेंगे। एक रीजन इसका ये कहा जाता है, पहले का ये कहा जाता था क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत था, करने को कुछ था नहीं, तो कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को। अब तो दोस्तों में हीरो बनने के लिए आपके पास 10,000 ऑप्शंस हैं। नया मोबाइल दिखा दें, नया लैपटॉप दिखा दें, कपड़े दिखा दें, कोई आइडिया बात कर लें, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो आप किसी तरीके से हीरो बन जाते हैं। हम उस वक्त की बात करें जब बिजली नहीं होती थी, तो क्या मोबाइल, क्या लैपटॉप, क्या नए कपड़े, क्या ये अंधेरे में बैठ के लोग सिर्फ गुफ्तगू किया करते थे। उसमें ही चंद लोग होंगे जो मिर्च मसाला लगा के कहानियां बताया करते होंगे। तो ये कहानियां उस वक्त की निकल निकल के अब आती। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में भी, आज के टाइम में भी ये वाकयात लोगों के साथ होते हैं। अब उनमें चांसेस है 2% के 2% चांस है कि असल में कोई जिन्नात से टकराव हुआ या कुछ इस तरह का। 98% लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टाकरा जिन्नात से हुआ, हालांकि रियलिटी कुछ और है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है। एक सेकंड के लिए सोचें कि जिस जगह पे अभी आप बैठे हुए हैं, चाहे तो वो आपका घर हो या दफ्तर, या ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे हो, या फिर अपने छत पे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, जिस जगह पे भी आप अभी मौजूद हैं, वहां आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन शायद हकीकत कुछ और ही हो। कोई हो उधर जिसको आप तो देख ना पा रहे हो, लेकिन वो आपको देख सकती है। शायद आप उसकी प्रेजेंस भी फील कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। www.youtube.com/minhaj Ali Asghari। Until then, खुदा हाफिज।